हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो है कुल 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और इससे पिछले के वीडियो में जो आप लोग का और सेट्स अपलोड किया हुआ है, तो उसे आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और वो जो है प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखें, पिछले वीडियो को देखें, ताकि आप लोग की तैयारी जो है और अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर हम जो है सेट 19 को करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के जो परावर्तन होता है उसके कितने नियम है, यहाँ पर जो है वो नियम की पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो कुल 2 नियम होते हैं, और आपके प्रकाश के जो अपवर्तन होता है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 1 का सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, इसमें आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किया जाता है आपके छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 2 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच आपका जो कोण बनता है, इसे हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का जो सी है वह सही हो जाएगा। इसी तरह जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपके जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर जो लेंस की क्षमता को पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता को आपको पी से डोनेट किया जाता है। इसका ऐसा मतलब जो आपका डायोप्टर है, जिसे डी से डोनेट करते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो जब हम इसकी क्षमता निकालेंगे, तो जब फोकस दूरी आपका मीटर में होता है, तो पी इक्वल टू हो जाता है आपका 1/f। ओके, तो यहाँ पर जो है जब फोकस दूरी मीटर में और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो पी यानी कि क्षमता इक्वल टू हो जाता है आपका 100/f यहाँ पे, यानी फोकस दूरी। तो यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी जो है वो क्या है, इतना 1 मीटर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी इक्वल टू 1/1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 डायोप्टर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या, ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी किरण तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग उदाहरण है आपका पराबैंगनी तरंग का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, यह अगर उपस्थित नहीं होता तो हमारा आकाश कैसा प्रतीत होता। तो आकाश जो हमारा वो बिल्कुल काला प्रतीत होता, ब्लैक दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 का सही हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो अंतरिक्ष होता है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं है। ओके, इसलिए आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है, इसका एसआई यूनिट की अगर बात करें तो हो जाता है आपका कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम। चलते हैं यहाँ पर आपका वोल्ट जो दिया हुआ है, यह क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो वोल्ट हो जाता है। ओम हो जाता है आपका प्रतिरोध का, और एम्पियर किसका हो जाता है, तो वो विद्युत धारा का हो जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो लघु पथन के समय जो परिपथ में धारा का मान जो होता है वो हो जाता है आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू पूछा जा रहा है आपका कि क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, R इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है V/A, जैसे V इक्वल टू IR होता है ओम के नियम से ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू V/A। तो यहाँ पर आपका जो है
V का मान वोल्ट में दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 हो जाएगा बटा में I यानी कि आपका धारा का मान पूछा जा रहा है। धारा का मान आपका जो दिया हुआ 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कट होगा कितना आएगा 110 आएगा। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रा कभी हमने देखा कि ओम होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया 110 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मानोमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर। यहाँ पर वोल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर है वोल्ट मीटर। तो इस मात्रा का आप लोग को जो ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 11 का हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का जो विभव है वह क्या होता है? तो पृथ्वी जो हमारा अर्थ है इसका विभव होता है वह हो जाता है आपका शून्य। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 12 का सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। यहाँ पर हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? निर्वात रहता है, वायु भरा रहता है, निष्क्रिय गैस भरा रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत का बल्ब होता है आप लोग जिसे हम लोग जो है घर में यूज़ करते हैं उसके भीतर क्या भरा होता है? तो उसके भीतर जो आपका निष्क्रिय गैस भरा होता है। निष्क्रिय गैस या बोल सकता है अक्रिय गैस, या इसे इंग्लिश में जो है नोबल गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो ये क्रियाशील मूलक के फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है CHO, यहाँ पर इसको लिखते हैं C+H। इसका ये जो पूछा जा रहा है इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अल्कोहल का जो होता है वो जाता है OH हो जाता है। ठीक है, कीटोन का C+O हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का जब सूत्र की देखो तो C6 होता है, H12 और O6। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप देखिए कि उसको कैसे हम लोग जो तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज की बात हुई तो हमने ग्लूकोज की सूत्र लिख दी। इसके एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसके एक अणु में पूछा जा रहा था ऑक्सीजन के परमाणु। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 17 का 6 जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ग्रेफाइट होता है क्या? ग्रेफाइट जो है वह क्या होता है पूछा जा रहा है आपका। ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक, सुचालक या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रेफाइट होता है आपका वो विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि इसमें जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? तो जो एथेनोइक अम्ल होता है इसे आप लोग कहा जाता है एसिटिक अम्ल, क्योंकि जो एथेनोइक अम्ल होता है इसका सूत्र आता है आपका CH3C+OH। ठीक है, CH3C+OH कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल हो गया आपका मेथ एथ 2 कार्बन एथेनोइक अम्ल, और इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, सिरके में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है आपका, हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है आपका। अक्रिय कहिए या फिर इसे निष्क्रिय कहिए, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नोबल गैस भी कह सकते हैं। और ये हीलियम के अलावा और क्या होता है? हीलियम हो जाता है आपका, हीलियम हो जाता है, नियोन हो जाता है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जेनॉन हो जाता है, और एक और क्या है? रेडॉन हो जाता है। रेडॉन आपका क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और आपका जो जेनॉन होता है यह क्या करता है? यह जो है
अभिक्रिया करता है। तो हीलियम कैसा तत्व यहाँ पर पूछा जाए तो यह एक अक्रिय तत्व है, यहाँ पर नोबल गैस है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कुल 20 क्वेश्चंस को कर लिए हैं और ये आपका जो है वो सेट नंबर जो है 19 यहाँ पर हो गया है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।